हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का फुल सिलेबस, जहाँ पे मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है रियल नंबर। और रियल नंबर में मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी ले ली हैं, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात की थी। पहली थ्योरम हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बताया था मैंने, और सेकंड थ्योरम में मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और थर्ड क्लास में मैंने बताया था एचसीएफ और एलसीएम को कैसे समझते हैं, कैसे हमारा उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। और आज की जो हमारी क्लास है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीवियस 3 क्लासेस से, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी हैं, उन थ्योरम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको पता है हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, चीज़ों को रटना नहीं होता है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उनका जो भी हमने थ्योरम पढ़ी है उनका स्टेटमेंट पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया कॉन्सेप्ट को। बट अब हमें समझना है कि क्वेश्चन कैसे सीबीएसई हमसे पुट कर सकता है, कैसे हमें थ्योरम को अप्लाई करना है, कैसे थ्योरम का यूज़ करके हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी, और इस क्लास को और अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस 3 क्लास को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको ये क्वेश्चंस को मैं कैसे करा रही हूँ, कैसे इनका सोल्यूशन करा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट मैंने 3 क्लासेस में बहुत अच्छे से बताए हैं, तो इसलिए उसको देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन को फटाफट से आज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सीबीएसई इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछता है हमारी थ्योरम पर बेस्ड। ओके, यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यानी कि फर्स्ट जो थ्योरम हमने पढ़ी थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में, उसी बेस को उस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। किन दो नंबर का, इन दो नंबर का। ठीक है, इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था। वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही इजी है। नेम से थोड़ी टिपिकल लग सकती है, थोड़ी हार्ड लग सकती है, थोड़ा अजीब भी लग सकता है क्योंकि थोड़ा नेम अलग है, बट बहुत ही सिंपल है। आपने बचपन से करते आए हैं आप उसको। तो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, सबने किया होगा बचपन में, सबको आता है। ठीक है, उसको और अच्छे से आज समझते हैं कि यूक्लिड्स ने उसको कैसे समझा, उस मेन कॉन्सेप्ट को कैसे उन्होंने बताया, क्या उस पर और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर की और हमको स्टेटमेंट दिया। वो क्या था, 5 मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। ओके, ये डिवीज़न सभी को आता होगा, सबने किया होगा। तो क्या मतलब है इसका मतलब है सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये हमारा एट लास्ट रिमाइंडर। ओके, ये एट लास्ट हमारा रिमाइंडर। तो ये तो हमको पता था, ये हमने बचपन में बहुत बार किया है, बहुत बार पढ़ा है, सबको आता है। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरम कहती है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस हमारा रिमाइंडर। तो थ्योरम कैसे हमारे 5, यानी कि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने बताया था। और एक चीज़ और बताया था उन्होंने, क्या, जो हमारी रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर का वैल्यू है, यानी कि रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि जो रिमाइंडर है वो कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। कैसे, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 हो जाता, और 0 से बड़ा होने का मतलब जैसे 1 तो 0 से बड़ा है। और कैसा होना चाहिए, और b से हमारा छोटा, b इन द सेंस, इसको मैं क्वोशिएंट बोल देती हूँ, क्वोशिएंट अभी कह रहे हैं कि हमारा जो डिवाइजर से कैसा होना चाहिए, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। डिवाइजर से छोटा क्यों होना चाहिए, क्यों भाई, अगर हमारी 1 वैल्यू है तो ये 1 वैल्यू होकर 3 वैल्यू आ जाती है। डिविडेंड है वो क्या आ रहा है, ये डिविडेंड को
अभी हम डिवाइड कर सकते थे ना, ये जो हमारा डिवाइजर है फिर से इस 2 को डिवाइड कर देता, तो दैट मीन्स क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है उसकी वैल्यू r से, यानी कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर हो सकती है और डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, ये थ्योरम हमारी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। मैंने इसको फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया है, तो इसको आप फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखें। प्रीवियस 3 क्लास को बहुत देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि उनको अच्छे से समझेंगे तब आप क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब इस थ्योरम को यूज़ करके हमें इस थ्योरम में क्या निकालना है, HCF वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी HCF वैल्यू फाइंड करनी है, 455 की और एंड 42 की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने बचपन में किया था वैसे ही करना है। लेकिन हमको लिखना कैसे है, लिखना अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। 1 टाइम्स आएगा विच इज़ 42, 3 एंड 5 और ये 0। तो इसको लिखना कैसे अभी भी बताया मैंने, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस हमारा रिमाइंडर। ओके, तो क्या ये खत्म हो गया? अभी नहीं खत्म होगा। ये डिवीजन जो है वो कब तक नहीं खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है 35 डिवाइड करना है 42 को डिवाइड करना है, और कैसे 1 टाइम्स आएगा विच इज़ 35 अपॉन में 7। क्या अभी रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, तो इसका मतलब हमें अभी एक बार और करना है, बट हमें इसको लिख लेना है। कैसे, 42 दैट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 से डिवाइड करना है इस 35 जिस 5 35 और ये हमारा आ गया 0। तो दैट मीन्स अब हमारा जो हमारा डिविडेंड है वो डिविडेंड इस डिवाइजर ने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो गया। हमें तब तक डिवीज़न करते रहना है जब तक हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। 0 आ गई तो दैट मीन्स ख़त्म हो गया। इसको मैं लिख लेती हूँ क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू विच इज़ 35 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 0। ओके, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, अब हमको फाइंड क्या करना है, ये तो हमें लिखने का तरीका हो गया। हमें लिखना ऐसे है, कैसे इसको ये करके देख सकते हैं, और इसको हमें लिखना इस तरीके से कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हमको HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है, मैंने HCF का कॉन्सेप्ट बताया था बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर क्या होते हैं, मैंने बताया था कि जिनको जो टेबल में आते हैं, जिनकी, जैसे मैंने 4 का अगर फैक्टर निकालना चाहा तो मैं क्या लिखूंगी, 1, 2 और 4। तो इनकी टेबल में 4 आता है, या मैं कहूँ कि इससे 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, ये 4 के फैक्टर हो जाएंगे। और फैक्टर और मल्टीपल्स में रिलेशन क्या था, फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं, जैसे आपके घर के छोटे भाई बहन, उनकी वो छोटे होते हैं, इसीलिए क्या कहा है कि फैक्टर्स की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। मल्टीपल्स इन्फिनिटी हो सकते हैं और वो बड़े होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, जैसे मुझे 4 का मल्टीपल निकालना है तो 4 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे 4 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो गई। अब हमको क्या निकालना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू अगर हमें HCF निकालना है तो सिंपली वो नंबर हो जाएगा जिसकी वजह से रिमाइंडर की वैल्यू 0 बन गई है। वो डिवाइजर हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई है। दैट मीन्स जो HCF है वो हमारा 7 हो जाएगा, किसका, 455 एंड 42 दो नंबर्स का HCF 7 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से, इस डिवाइजर की वजह से हमारी जो रिमाइंडर की वैल्यू हो गई वो 0 आ गई। ये याद करने का कॉन्सेप्ट है कि जिस डिवाइजर की वजह से हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर है HCF वो हमारा 7 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या थी, नेक्स्ट थ्योरम हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स।
जैसे कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसको मुझे ब्रेक डाउन कर देना है या फैक्टराइज कर देना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। अब कंपोजिट, सबसे पहले कंपोजिट नंबर भैया क्या होता है? ये कंपोजिट नंबर होता है जिनके मोर देन 2 फैक्टर हों। जैसे हमारा 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों है 4 कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर ये खुद, यानी कि 4। ये क्या हो गए? 3 फैक्टर हो गए, और 3 फैक्टर दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा? 4 कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो यानी कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कंपोजिट नंबर का? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो दैट मीन्स इसको ब्रेक डाउन कर देना 2 इंटू 2। तो ये देखिए 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि दोनों का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये देखिए हमारी थ्योरम स्टेट दैट की क्या आती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दैट मीन्स कोई कंपोजिट नंबर को हमने चेंज कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ये हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कोई अनदर नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 90 को अगर हमें फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग अगर करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने बचपन में करना सीखा था वैसे ही करेंगे। एग्जैक्ट 45 3 times 5 एंड ओके, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो ये क्या हो गया? अब देखो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो देखो सारे के सारे नंबर प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, और कैसे हैं? सारे के सारे नंबर प्राइम हैं। तो प्राइम नंबर का ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, यानी कि हम किसी भी नंबर को चेंज कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको 5 पहले लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, बट आपके सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो हम उनके नंबर्स को क्या करते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है? यूनिक है। अब किसी भी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? ये जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा सबकी अलग अलग आएगी, इसीलिए कहते हैं ये यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। तो इसको मैं और तरीके से कैसे लिख सकती हूँ? 2 और 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5। ये 90 को लिखने का तरीका हो गया कि कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो थर्ड हमारी क्लास में मैंने पढ़ा था उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? HCF और LCM फाइंड करना कैसे होता है? HCF और LCM। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं इसको? मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया था, आपको क्लास में जाकर देखना होगा क्या होता है एक्चुअली, कॉन्सेप्ट क्या है। निकालना मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम कैसे निकालना सीखेंगे कि इनको निकालते कैसे हैं किसी नंबर का HCF और LCM। लेट्स से 2 नंबर्स 90 एंड सेकेंड नंबर 144। कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अभी हमने किया था। ओके, तो 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5। 144 को भी फैक्टराइज करेंगे। जल्दी से करेंगे सब अपनी अपनी कॉपी में। तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 2 रेज़।
ओके, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। ओके, अब हमको देखना है, हमें फाइंड क्या करना है, HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे। HCF मैंने क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया था। अब हमको क्या फाइंड करना है, HCF और LCM। ठीक है, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। HCF का मतलब क्या हुआ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट में हमें कैसे फाइंड करना होता है कि 2 जो हमारा, इसको मैं यहाँ पर जहाँ पे जो नंबर नहीं है उसको लिख लो, तो 5 रेज़ टू द पावर 1 5 रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा किसी की भी पावर अगर हम 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 वैल्यू हो जाती है। किसी की भी, यहाँ कोई भी नंबर 5 की जगह पर कोई भी नंबर होगा, अगर हम कोई भी नंबर की पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर इंटू में 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मुझे HCF बताने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको समझने में क्या करना है, HCF मतलब 2 रेज़ टू द पावर हमको वो निकालनी है जो मिनिमम है, यानी कि यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 4 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर कितना है, 1, तो 1 लेना है। लोएस्ट मैंने बताया था, फैक्टर का मतलब होता है लोएस्ट, तो कम वैल्यू होती है तो कम वाली लेनी, ऐसे याद रखना है हमको। और 3 की लोएस्ट वैल्यू दोनों में सेम है तो दोनों ही लेनी है। 5 की लोएस्ट वैल्यू क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 0। तो दैट मीन्स 2 इंटू 9 विच इज़ 18। 18 is the HCF of 2 number 90 and 144। LCM में देख लेते हैं, LCM में क्या लेना है, LCM में जो भी नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर को लेना। हाईएस्ट पावर भैया क्या, हाईएस्ट पावर का मतलब है 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो हाईएस्ट पावर मतलब हमें लेना है 2 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर सेम है तो दोनों में कोई भी ले सकते हैं, 2 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, तो हाईएस्ट कौन सी हुई, 5 रेज़ टू द पावर 1। तो ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया। कैसे निकालते हैं कि जब भी हमें HCF फाइंड करना होगा तो ये नंबर्स की हम पावर्स क्या लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे, और ये जो हमें अगर LCM फाइंड करना होगा तो हम पावर्स कैसे लेंगे, हाईएस्ट पावर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में कंप्लीट कर लेंगे, HCF निकालने के लिए लोएस्ट पावर लेंगे और LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा आज कि हमने 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्यूशन करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे CBSE क्वेश्चन पूछता है, इस पे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ये मेरा ये हमारा 4th पार्ट था। 4th पार्ट के बाद हमारा 5th पार्ट में मैं ये जो चैप्टर हमारा रियल नंबर वो ख़त्म हो जाएगा, और चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर पर जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने टाइप CBSE हमारे 10th क्लास के लिए पूछता है, सभी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो हमारी क्वेश्चन से ही होगी, क्योंकि मैथ्स कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा, वो समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए समझने के लिए हमें क्वेश्चन की ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो लास्ट जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन रखूँगी, वहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स, उसमें रेशनल नंबर्स भी पढ़े हैं और इरेशनल नंबर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।